स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिपीट मास्कर्स। ये क्या करते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे रिपीट है और उस फिर रिपीट को हाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है कि एडिशनल कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। अब ये एडिशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? इसमें सबसे कॉमन है फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्स्टेंट। अब फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्स्टेंट क्या करता है? फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सिंगल ये क्लोन है हमारे पास डीएनए का। अब सीक्वेंसिंग की जाती है ना दोनों एंड से, ठीक है, सीक्वेंस दोनों एंड से जनरेट की जाती है और इस स्टार्ट से एंडिंग पॉइंट तक जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1000 से 9000 बेसिस तक हो सकता है। अब जब कंस्ट्रेंट अप्लाई किया जाता है उसमें क्या होता है? देखें, फॉर एग्जांपल ये रीजन जो है ये किसी और क्लोन के, ये एक और क्लोन है, इस रीजन से मैच कर रहा है, लेकिन हम इस रीजन को, ये वाला जो रीजन है इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है ये जो हमने सीक्वेंस की है ये इस क्लोन का पार्ट है। ठीक है, यानी मिस मैचिंग नहीं होती, मिस असेंबली नहीं होती जब हम कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि जो हमारा रीजन है वो किस क्लोन से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑल्दो कि वो कहीं और पे मैच हो रहा है लेकिन वो उसका पार्ट नहीं है। अगर हम ये फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्स्टेंट यूज़ ना करें तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम मिस असेंबली हो जाती है सीक्वेंस की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेस कॉलिंग एंड असेंबली प्रोग्राम। अच्छा, अब हमने एरर्स तो देख ली कौन कौन सी आ सकती हैं। अब हम एक्चुअल देखना है कि असेंबल किस तरह करते हैं सीक्वेंसेस को। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेस कॉलिंग। बेस कॉलिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। बेस कॉलिंग बेसिकली क्या होती है कि हर पॉइंट पे जो बेस पेयर मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करना कि इस पॉइंट पे ये बेस पेयर जो है वो मौजूद है। उसके बाद उसको क्वालिटी स्कोर देना, यानी हम कितने % श्योर हैं कि इस पॉइंट पे वाकई ही ये वाला बेस पेयर जो है ये मौजूद है। उसके बाद हम वही करते हैं, सीक्वेंस रीडिंग करते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, फिर वो जो हमारे पास असेंबल सीक्वेंसेस होती हैं उनको एक लार्ज फ्रैगमेंट में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जो हमने पहले बात की कॉन्टिग्स और सुपर कॉन्टिग्स की। इसके अलावा ये एक बहुत ज़्यादा ना चैलेंजिंग स्टेप है और हम कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स की मदद से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं जिसमें एक है फ्रेड। ये यूनिएक्स प्रोग्राम है बेस कॉलिंग के लिए। इसमें हम फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स यूज़ करते हैं। अब वो फ्लोरेसेंट ट्रेसर्स क्या करते हैं कि वो जो बेस की एक्चुअल लोकेशन होती है ना उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताते हैं कि अगर कोई बेस की एक्चुअल लोकेशन किसी एरर की वजह से है, जो हमें पीक शो हो रही है वो किसी एरर की वजह से शो हो रही है, वो उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं है, तो वो भी हमें फ्रेड से पता चल जाता है। थ्रेशहोल्ड इसके लिए 20 है। 20 का मतलब ये है कि 1% चांस हो सकता है एरर का। अगर 20 से ज़्यादा स्कोर होगा तो इसका मतलब ये है कि हम श्योर हैं कि वाकई ही एरर नहीं है। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है सीक्वेंस रीड्स की। इसके अलावा फ्रैप है। इसमें हम बेस कॉलिंग यूज़ करते हैं फ्रेड की ही, यानी हमने बेसिस आइडेंटिफाई कर ली लेकिन इसमें हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम अलाइनमेंट करते थे ना, पेयर वाइज अलाइनमेंट, हमने पहले एक लेक्चर में बात की हुई है पेयर वाइज अलाइनमेंट की। इस तरह इसमें हम सीक्वेंस को पेयर वाइज अलाइन करते हैं। अब इसमें हमारे पास समझे कि फ़ायदा क्या होता है कि ओवरलैपिंग रीजन जो है ना उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा वेक्स स्क्रीन है। ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो कॉन्टेमिनेशन बैक्टीरियल वेक्टर्स की वजह से हुई है उसको रिमूव किया जाए। हमारे पास इसमें क्या होता है कि इनपुट सीक्वेंस होती है और वो किसकी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की, उसको हम ब्लास्ट में डालते हैं और जो हमारे पास सीक्वेंसेस ब्लास्ट में मौजूद होती हैं उससे कंपैरिजन हो जाता है। इसके अलावा टाइगर असेंबलर है। इसमें बेसिकली जो लार्ज शॉटगन सीक्वेंस फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है। अच्छा, इसमें ना मेन सबसे जो फीचर है ना इसका कि ये फॉरवर्ड रिवर्स कंस्ट्रेंट जो है उसको अप्लाई करता है, क्योंकि फिर क्या होता है मिस असेंबली नहीं हो पाती जो रिपीटेड या ओवरलैप रीजन की वजह से होती है। ठीक है।